Bismillahirrahmanirrahim. This is शमास हुसैन. वेलकम टू आमना इन्वेस्टिंग. आई होप यू आर डूइंग वेल. सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें. और नंबर टू कि अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो लाजमी जो है वो थम्स अप कर दिया करें. और नीचे कमेंट्स करके जो है वो एटलीस्ट अपडेट कर दिया करें कि भाई वीडियो आप लोगों को अच्छी भी लगती है, कुछ सीखते हैं, कुछ समझते हैं, या नहीं कुछ जो है वो माइंड पे आप लोगों के चीज़ें आती हैं. बहरहाल काफ़ी लोगों की क्यूरी थी और उस पे मैंने सोचा कि जो है वो आप लोगों को जो ट्रेडिंग के अंदर, या समझ लें कि आप जो फाइनेंशियल मार्केट है उस पे अ, आप लोगों के सामने है कि मैंने हमेशा से एक चीज़ कहते हुए आया हूँ कि ट्रेडिंग के अंदर जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है रिस्क मैनेजमेंट. ठीक है? जब तक आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं होगा, दुनिया का कोई भी एनालिस्ट, बड़े से बड़ा एनालिस्ट जो है वो आपका जो पोर्टफोलियो है उसको जो है वो प्रॉफिट्स पे नहीं लेकर आ सकता. ठीक है? तो ट्रेडिंग के अंदर अ, आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे कि जी फलाना रिस्क मैनेजमेंट फ़ॉलो करें, फलाने को जो है वो फलाने की स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो करें. लेकिन इसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ होती है ना वो होती है एक सेल्फ कंट्रोल. ठीक है? अक्सर आपने देखा होगा कि बंदे जो मेंबर्स होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, वो ट्रेड्स तो लेते हैं, लेकिन जब लाइव मार्केट पे प्राइस की एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन जब ऊपर-नीचे होती है ना, तो उनके हाथ-पाँव जो है वो फूलने लगते हैं, काँपने लगते हैं. तो इन सब से आपने बचना कैसे है? कंट्रोल कैसे करना है? सेल्फ कंट्रोल किस तरीके से करना है? अक्सर आपने देखा होगा कि ये चीज़ सुना भी होगा आपने काफ़ी ट्रेडर से कि मैंने एक चीज़ ₹100 पे ली और 105 पर बेचा तो वो ₹107 हो गया, ठीक है? फिर वो ₹108 हो गया, मैंने गलती कर दी है 105 पर बेच के। तो ये बेसिकली ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है? या लेट्स सपोज़ कि आपने ये भी सुना होगा कि भई मैंने ₹100 पे बाय किया, वो चीज़ वो स्टॉक जो है वो ₹98 के ऊपर आ गया। तो ये क्या चीज़ें हैं? इससे आप किस तरीके से बच सकते हैं, या इसे आप किस तरीके से जो है वो एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं? इसे किस तरीके से आपने जो है वो फ़ॉलो करना है? सबसे मेन रोल इसी का ही होता है कि आप बेच रहे हैं, तो वो स्टॉक ऊपर चले जा रहा है। आप खरीद रहे हैं, तो वो स्टॉक जो है वो नीचे आ जा रहा है। तो इन सब के पीछे आपने जो समझ लें कि आपने अपने आप को किस तरीके से जो है वो इमोशंस को अपने जो है वो कंट्रोल करना है। तो इस वीडियो के ऊपर मैं तमाम डिटेल्स जो मैं फ़ॉलो करते हुए आ रहा हूँ, ठीक है? जो मेरी मैनेजमेंट फ़ॉलो करती है, जो हम अपने कम्युनिटी में अपने क्लाइंट्स को जो है वो फ़ॉलो करवाते हैं। जब भी हमें वो जॉइन करता है, चाहे वो नया मेंबर हो, चाहे वो पुराना मेंबर हो, ऑन एंड ऑफ मैं अपनी कम्युनिटी में प्लस सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर मैं ये स्ट्रैटेजीज़ और ट्रेडिंग फ्रेमवर्क्स जो है वो मैं सेंड कर रहा होता हूँ। एट लीस्ट कि आप लोग जो भी लोग इसे स्टडी करते हैं, ठीक है? तो उन्हें आइडिया हो गया होगा कि मार्केट पे फाइनेंशियल मार्केट में अपने आप को जो है वो किस तरीके से लेके चलना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स विद रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है कि आप लोगों को पता होगा कि हर एक चीज़ का एक जो है वो एक रिस्क मैनेजमेंट होता है, या तरीक़ेकार होता है, या आप कहें कि डिसिप्लिन जो है वो एक मेन किरदार होती है किसी भी बिज़नेस के अंदर, तमीज़, ठीक है? तमीज़ के दायरे में, ये आपने बहुत ज़्यादा लफ्ज़ सुना होगा कि तमीज़ के दायरे में आपने रहते हुए ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, या एक्स वाई ज़ेड कोई भी बिज़नेस को ऑपरेट करना है, ठीक है? तो मैंने जो चीज़ इस मार्केट से अपने 7-8 साल के जो है वो करियर में सीखा है, वो चीज़ जो है वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, ठीक है? बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ क्रिस्टल क्लियर जो चीज़ें हैं, वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि मैं किस तरीके से अपने ट्रेड्स को एग्ज़ीक्यूट करता हूँ। मेरी बिफ़ोर एंड आफ्टर की जो है वो प्लानिंग क्या होती है, ट्रेड में बैठने से पहले मैं क्या सोचता हूँ, ट्रेड से जब मैं एग्ज़िट कर जाता हूँ, उस वक़्त मैं क्या सोचता हूँ, ठीक है? उस वक़्त मेरी मेंटल पावर किस तरीके की होती है। ऐसा तो नहीं कि मैं अगर किसी ट्रेड से एग्ज़िट कर रहा हूँ और अगर वो बढ़ जाए, तो मैं फिर बाद में रिग्रेट करता रहूँ, और दूसरे ज़बान में इसे बोलूँ तो नाशुक्रापन भी इसे कहते हैं हम लोग, कि वो करता रहूँ कि मैंने हाय क्यों बेच दिया, और ऐसी-वैसी चीज़ें जो अक्सर आपने सुना होगा एक दूसरे ट्रेडर्स के ज़बान से कि यार मैंने बेचा तो वो बढ़ गया, मैं पागल था बेच दिया, मैंने जल्दी कर दी, मुझे नहीं बेचना चाहिए था। ऐसी बातें आपको हर एक पड़ोस का जो आपके साथ बैठा हुआ ट्रेडर है वो आपको बता रहा होता है। तो उसके पीछे वजह क्या है, चलें जो है वो इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले
ये मैंने लिखी है कि ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स विद रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, अब इस पे ना मैंने 10 पॉइंट जो है वो हाईलाइट किया है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है ट्रेडिंग के अंदर या इन्वेस्टमेंट के अंदर, फोकस ऑन क्वालिटी स्टॉक्स। सबसे जो पहला पॉइंट है वो फोकस ऑन क्वालिटी स्टॉक्स, यानी कि जो क्वालिटी वाले स्टॉक्स होते हैं ना, लेट्स सपोज के इसे मैं रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि आप जब खाना अच्छा खाते हैं, पानी अच्छा पीते हैं, ठीक है, कपड़े पहनना जो है वो आप अच्छा पसंद करते हैं, घर में रहना, सफाई आप अच्छी पसंद करते हैं, तो इसी तरीके से ना फोकस आपने करना है क्वालिटी स्टॉक्स के ऊपर। यानी कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, इस पे मैंने क्या लिखा है पहला पॉइंट, कि फोकस ऑन क्वालिटी स्टॉक्स, इन्वेस्ट ओनली इन रिलायबल डिविडेंड पेइंग एंड ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज, अवॉइड वीक और स्पेकुलेटिव स्टॉक्स। ठीक है, आपने हमेशा ये देखना है कि भाई कंपनी डिविडेंड पेइंग है, कंपनी ग्रोथ वाली है। लेट सपोज कि कोई ऐसी कंपनी होती है जो लॉस से प्रॉफिट पे आती हैं, ठीक है, तो आपने उसको स्टडी करना है कि आया ये कंपनी प्रॉफिट सॉरी लॉस पे थी, अब वो जो है वो प्रॉफिट पे आ गई है या आ रही है, तो ज़ाहिर सी बात है उसकी जो क्वार्टर के रिजल्ट्स होते हैं वो आपको इंडिकेट्स करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे मेन पॉइंट जो है वो आपने ये रखना है, ये बचना है अवॉइड वीक और स्पेकुलेटिव स्टॉक से, यानी कि जिनकी रूमर्स होती हैं, आवाज़ें होती हैं कि जी 3 रुपए वाला आइटम है, आप इसे लेके रख लें, ये 6 महीने में 8 महीने में ये 3 का 6 हो जाएगा, तो ये डबल शाह वाले काम पे ना आपने जाना नहीं है। ठीक है, अगर तो आपके पास लेट सपोज मैं ये कहूँ कि अगर आप लोगों के पास ब्लैक मनी है और आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई ये 3 का 6 या 3 का 1 हो जाए, तो उसमें मैं कहता हूँ कि आप खुशी से जो है वो उन स्टॉक्स पे काम करें जिसकी आप आवाज़ें सुनते हैं कि आप इसे बाइंग करें और रख लें और भूल जाएं। ठीक है, ये आपको तारे ज़मीन पे लाके दे देगा। ऐसी ऐसी जो है वो मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ बात करूँगा ताकि जो है वो आप लोगों के माइंड में चीज़ें उतरे भी। तो आपने उस तरीके के स्टॉक से बचना है। हमेशा कोशिश करनी है कि आपने डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स और जो रिलायबल कंपनीज़ होती हैं, डिफ़ॉल्टर नहीं होती हैं, ठीक है? ब्लू चिप स्टॉक जिसे हम कहते हैं, उस पे आपने काम करना है। नंबर 2 मेन पॉइंट ये है कि बिल्ड अ बैलेंस पोर्टफोलियो, ठीक है? यहाँ पे मैंने लिखा है बिल्ड अ बैलेंस पोर्टफोलियो, होल्ड 4 टू 6 गुड क्वालिटी स्टॉक्स फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर टू मैनेज रिस्क एंड कीप योर पोर्टफोलियो फोकस्ड। अच्छा, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि वो रिस्क से बचने के चक्कर पे वो इतने स्क्रिप्ट अपने पोर्टफोलियो में भर लेंगे कि चल ऊपर लेट्स सपोज कि अगर किसी ने 20 स्क्रिप्ट भर ली अपने पोर्टफोलियो में, सही है, तो उस पे क्या होगा कि सबसे मेन चीज़ कि वो अपने पोर्टफोलियो को फोकस नहीं रख पाएंगे। ठीक है, फोकस नहीं कर पाएँगे। उनका जो रिस्क मैनेजमेंट होगा वो ख़राब हो जाएगा। लेट्स सपोज़ कि अगर उन्होंने 20 स्टॉक भर लिया है, ठीक है? और चल ऊपर वाला रहा है, वो नीचे वाले को देख रहे हैं। अब जब वो नीचे वाला चल रहा है तो वो ऊपर वाले को देख रहे हैं। उनको पता ही नहीं होगा, वो स्क्रॉलिंग पे लगे हुए होंगे कि भाई चल क्या रहा है मार्केट में। तो हमेशा कोशिश करना है कि 4 से 6 या मैक्सिमम जो है वो आप 8 स्क्रिप्ट के ऊपर काम करें, ये इनफ होता है। ठीक है? कभी भी आपने एक अच्छा ट्रेडर अ, या एक अच्छे इन्वेस्टर को नहीं देखा होगा कि वो धड़ाधड़ पोर्टफोलियो भरे जा रहा है, मतलब कि अगर उसके पास 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, तो उसने 20-20 हज़ार रुपए के जो है ना वो 30-40 स्क्रिप्ट अपने पोर्टफोलियो में भर लिए हैं, ठीक है? और बस वो ये सोच रहे हैं कि जी मैंने इसमें हर महीने एसआईपी करनी है, इतना इन्वेस्ट करना है और फिर जाके मुझे 10 साल के बाद ये जो है वो आसमान से तारे जो है वो ज़मीन पे लाके दे देगा। ये कॉन्सेप्ट नहीं रखना है, ठीक है? अ, मेन चीज़ आपने जो फ़ोकस करनी है कि 4 से 6 या मैक्सिमम आप कहें तो जो है वो 8 स्क्रिप्ट के ऊपर काम करना है, ठीक है? अ, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि मैनेज कैपिटल वाइज़ली, ठीक है? अब आपने 4 से 6 स्क्रिप्ट या 8 स्क्रिप्ट के ऊपर करना कैसे है, ठीक है? काम कैसे करना है, सबसे मेन पॉइंट ये होता है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि इन्वेस्ट 8 टू 10% ऑफ योर टोटल फंड्स इन ईच स्टॉक एंड कीप 30-40% कैश रेडी फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड मार्केट डिप्स, ठीक है? आपने कोशिश ये करनी है कि 8 से 10% पोर्टफोलियो, यानी कि जो आपका टोटल फंड्स है, यानी कि लेट्स सपोज़ आप कहते हैं, मैं आपको अभी एक्सेल की शीट पे इसको मैं आपके एक्सेल के शीट पे जो है वो मैं आपको अभी इसको डिफ़ाइन भी कर दूँगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 8 से 10% आपने एक स्टॉक पे जो है वो इन्वेस्ट करना है, ठीक है?
लेट्स सपोज़ कि अगर आप 10% से 6 स्टॉक लेते हैं, तो लेट्स सपोज़ कि अगर आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो और आपने 10% की इन्वेस्टमेंट करी 6 स्टॉक के ऊपर, तो आपकी 60% की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। और जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि 30-40% ज़ाहिर है कैश भी रखना होता है। ऐसा तो नहीं है कि जो है वो पूरा ही पूरा जो है वो कैश लगा के बैठ गए हैं, कल को मार्केट करेक्ट होती है, ठीक है, करेक्शंस में आती है, या जो आप स्टॉक लेते हैं वो अगर 5-6% डिक्लाइन कर जाता है किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप जो है वो हाथ पे हाथ रख के देखते रहें, नहीं, ठीक है। बैक एंड के ऊपर 30-40% आपने डेफ़िनेटली मेंटेन करना है, एटलीस्ट 30 नहीं तो 20% तो लाज़मी ही मेंटेन करना है कैश, ठीक है। जब आप 20% कैश मेंटेन करेंगे तो 10% के हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो में 8 स्क्रिप रख सकते हैं, वो भी डिफरेंट सेक्टर के, और डिफरेंट जो है वो आपने रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू जो है वो रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो धड़ाधड़ एक ही सेक्टर के जो है वो स्टॉक उठा के रख लिया, पीपीएल भी रख लिया, ओजीडीसी भी रख लिया, फलाना भी रख लिया, माड़ी भी रख लिया। इस तरीके से नहीं, डिफरेंट सेक्टर के होने चाहिए। 10% की एलोकेशन के हिसाब से कम जो है वो एक स्टॉक में आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, और बैक एंड के ऊपर आपके पास 30-40% या 20% जो है वो कैश होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कैश रेडी फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और मार्केट डिप्स, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 3 पॉइंट्स। अब आपने करना क्या है, चौथा जो हमारा मेन पॉइंट है वो ये है कि बाय एंड सेल इन फेज़, ठीक है। अच्छा, अब आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि अगर वो 5 लाख रुपए या 1 लाख रुपए, अगर वो अपने 10 लाख का पोर्टफोलियो, अगर वो 1 लाख रुपए 10% अगर वो एक स्टॉक पे लगाते हैं, और जैसे कि हम अपने कम्युनिटी में भी जो है वो ट्रेड्स दे रहे होते हैं, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे लिखा है मैंने पॉइंट कि बाय एंड सेल इन फेस, बाय और सेल विद इन योर डिफाइंड रेंज, मार्केट मूव्स इन जोन्स, नॉट सिंगल पॉइंट, एंड अवॉइड कॉपी पेस्ट लेवल, फोकस ऑन स्ट्रक्चर एंड टाइमिंग। एग्जाम्पल जो है वो 96 से 100 बाइंग लेवल है, और 120 से 25 जो है वो सेल लेवल है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अपनी कम्युनिटी में बताता हूँ कि भाई 98 टू 100 इस 2 रुपए के रेंज में या 3 रुपए के रेंज में बाय कर लो। तो यहाँ पे अगर आप लेट्स सपोज़ कि वो स्टॉक जो है वो 100 रुपए का है, और अगर आप 1000 शेयर्स लेना चाह रहे हैं और उसकी मार्केट में प्राइसेस अगर जो है 100 रुपए चल रही है, तो आप ऐसा करें कि 100 रुपए के ऊपर 300 ऑर्डर लगा दें, ठीक है? 98 या 99 के ऊपर 300 लगा दें, 97 के ऊपर 300 लगा दें। मतलब कि ये जो ज़ोन है ना, 96 टू 100 इसके अंदर आप अपना बिड जो है वो प्लेस कर दें। अब लोग क्या करते हैं कि वो 100 रुपए के ऊपर एकदम सारे पैसे लगा देते हैं। अब जब 100 रुपए से वो 98 1 2 रुपए यानी कि 1-2% भी नीचे होता है, तो फिर जो है वो घबरा जाते हैं। या तो अगर आप 100 रुपए पे लगा रहे हैं पैसे, तो जब वो 96 97 पर आ रहा है तो आप घबराएँ नहीं, ठीक है? वैसे तरीक़ेकार नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक ज़ोन बना लें, यानी कि 96 टू 100, या अगर 98 टू 100 आप 2 रुपए में भी अगर 5-500 करके 2 हिस्सों में शेयर उठाते हैं, तो ये वेल एंड गुड है, ठीक है? तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी गई है कि लेवल को कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि जो लेवल बताया है 100 रुपए से 98 रुपए, आप जो है वो इसी को पकड़ के बैठ गए हैं कि जी अगर 100 रुपए पे प्राइसेस आएगी तो मैं खरीदूँगा। लेट्स सपोज़ सम टाइम क्या होता है कि स्टॉक आपका मोमेंटम में होता है। मार्केट में जो है वो वॉलेटिलिटी चल रही होती है, जैसे कि मैंने अगर बताया कि भई 100 रुपए पे आप ये चीज़ बाय कर लें, और एटलीस्ट ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मेरे मैसेज टाइप करते-करते वो स्टॉक 100 से 101 रुपए हो गया। तो आप 1 आध रुपए की डिफ़रेंस से जो नॉर्मल स्टॉक होते हैं 100 रुपए वाले, 100 से अबव वाले, तो वो आप 1 आध रुपए की डिफ़रेंस से तो आप खुद भी बाय कर सकते हैं। और जो बिलो 100 होते हैं उसमें आप जो है वो 30, 40, 50 पैसे, 70 पैसे की गैप से जो है वो आप ईज़िली अप एंड डाउन जो है वो बाय कर सकते हैं। और सेम वाइस वर्सा आपने यही करना होता है कि 120 और 125 के लेवल से, अगर मैंने ये सेलिंग के लेवल बताए हैं, लेट्स सपोज़ कि कोई एक बंदा 100 रुपए पे बैठ रहा है और 120 रुपए का टारगेट है, 20% की अपसाइड मैं बता रहा हूँ। अब लोग क्या करते हैं कि वो 120 रुपए का जो है वो ऑर्डर लगा देंगे, ठीक है? यानी कि 120 का वो ऑर्डर लगा देंगे। अब ये नहीं करना है आपने। यहाँ पे क्या है कि जब आप 120 का लेवल बताया गया ना, तो हो सकता है प्राइसेज़ जो है वो आपकी 199 से भी मुड़ जाएँ, सॉरी, 119 से भी मुड़ जाएँ। ये पॉसिबिलिटीज़ है मार्केट में। क्योंकि मैंने यहाँ पे ऊपर क्या लिखा कि मार्केट मूव्स, यानी कि मार्केट हो या स्टॉक हो, मूव्स इन अ ज़ोन, नॉट अ सिंगल पॉइंट। ऐसा नहीं है कि शम्मास भाई ने 120 बताया है, तो वो आपका स्टॉक 120 पर ही जाएगा। ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो 122 125 रुपए भी चले जाए, और ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो 119 रुपए से रिवर्स हो जाए। तो यहाँ पे अक्ल और समझदारी ये मैटर करती है आपकी कि भाई
आप जो है वो स्मार्ट बनो, ठीक है? वो कहते हैं ना कि काफ़ी ऐसे लोग होते हैं, सॉरी टू से ये वर्ड मुझे नहीं कहना चाहिए, कि लकीर के फ़कीर, ये वो होते हैं। अब उन्होंने डॉट ये वो ₹100 पे ही बैठेंगे और डॉट वो 120 पे बैठेंगे। अल्लाह के बंदे, अगर आपको ₹101 पे प्राइस मिल रही है, आप कम क्वांटिटी उठा लो, ठीक है? ₹1 ऊपर मिल रही है, तो 1 आध रुपए से ना इतना डिफरेंस नहीं करता है, ठीक है? कोई भी स्टॉक हो, 1 आध % से इतना वो नहीं होता, ये एक नॉर्मल बिहेवियर है। आपने ₹100 पे बाय कर लिया, ठीक है, 119 पर निकल गए, 118 पे निकल गए, 18% की मूव है, 16% की मूव है, ये हैंडसम मूव है। अगर आप जो है वो कैलकुलेट प्रॉपर करें, तो ये बहुत हैंडसम जो है वो मूव है। तो ये इस तरीके से आपने जो है वो बाइंग सेलिंग करनी है। नंबर 5th पॉइंट है कि ट्रेड विथ लॉजिक नॉट इमोशंस, ठीक है? यहाँ पे आपने क्या करना है कि बेस योर डिसीजन ऑन टेक्निकल एनालिसिस, नॉट ऑन मार्केट न्यूज़ एक्साइटमेंट, ठीक है? और एक रूल जो फॉलो किया जाता है कि व्हेन अदर्स फेयर, सेल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, यानी कि सिंपल इज डैट के रूमर्स में आपने जो है वो बाइंग करनी है, और जो है वो न्यूज़ के ऊपर आपने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपने ऐसा नहीं करना है कि लेट्स सपोज के इमोशनली आप हो गए, कि आपको दिल से कोई स्टॉक से मोहब्बत हो गई है, अच्छा लग रहा है, आपने जो है वो उसे बाय कर लिया कि शमास भाई मुझे तो अच्छा लग रहा था, मैंने जो है वो बाय कर लिया। ये चीज़ नहीं करनी है। एटलीस्ट अगर आपको स्टॉक अच्छा भी लग रहा है ना, तो आप टेक्निकल चार्ट उसको देखेंगे, टेक्निकली उसकी प्राइस की बेस लाइन कहाँ बन रही है, ठीक है? अच्छा, अब बेस लाइन बनाने का या बेस लाइन फाइंड आउट करने का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि आप एक वही वाली बात के ऊपर वाली बात मैं कहूँगा कि आप एक पॉइंट को हाइलाइट कर लो कि भाई एक चीज़ अगर 150 पे ट्रेड कर रही है और उसका मैंने टेक्निकल निकाला है ₹135 के ऊपर, तो एग्ज़ैक्ट वो 135 पर आएगा तो मैं बाइंग करूँगा, नहीं। हो सकता है कि वो ₹137 से मुड़ जाए, ठीक है? तो ये 1-2 रुपए का ये नॉर्मल डिफरेंस होता है, ये एक कॉमन चीज़ है जो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, ठीक है? अगर आप टेक्निकल्स पे निकाल रहे हैं कि भाई 135 तक का निकल कर आ रहा है, आप 136 का ऑर्डर लगा लें, ₹1 ऊपर ले रहे हैं, ₹1 कभी नीचे ले लें, ₹1 कभी पहले बेच दें, कभी ₹2 बाद में बेच दें। तो ये चीज़ें एक खुद के इख्तियार में होती हैं, जब इंसान सामने ट्रेडिंग टर्मिनल के सामने बैठा हुआ होता है, अपने मोबाइल हाथ में लेता है, या ट्रेडिंग टर्मिनल सामने खोल के लैपटॉप या कंप्यूटर पे जब वो बैठ के ट्रेड कर रहा होता है ना, तो चीज़ें सामने दिख रही होती हैं। थोड़ा-सा जो है वो कॉमन सेंस जो है वो यूज़ करना चाहिए, ठीक है? तो ये वो वाली पॉइंट हो गई। अब आपने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, इस चीज़ को जो है वो आपने डीपली अंडरस्टैंड करना है, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है कि अंडरस्टैंड हाउ बिग प्लेयर्स मार्केट मूव्स, स्टडी मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी ज़ोन, ऑर्डर ब्लॉक्स, पेशेंस एंड डिसिप्लिन मैटर मोर देन स्पीड। अब ऐसा नहीं करना है कि आपने जी आज ही स्टॉक लिया और आप सोचें कि बस वेरी नेक्स्ट आवर, यानी कि अगले ही घंटे वो परफॉर्म करना शुरू हो जाए। या बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि भाई ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स पे हम बैठेंगे तो वो अगले दिन से ही चलना शुरू कर देगा। नहीं, एक चीज़ होती है कि भाई हमने तो चूँकि हम इस मार्केट पे हमें टाइम हो गया है, तो अक्सर औकात मैंने ये चीज़ देखी है कि एक स्टॉक पे अगर आज बहुत बड़ा वॉल्यूम आता है ना, तो कल उसमें वॉल्यूम ही नहीं होते। अब आज के वॉल्यूम देख के काफ़ी लोग 95% 99% लोग उस पे बैठ जाते हैं। अगले दिन यानी कि वो स्टॉक समटाइम तो ऐसा होता है कि वो 2-2 महीने जो है वो स्टॉक जो है वो वहीं रुक जाता है, मतलब उस पे वॉल्यूम ही नहीं आते। तो इस चीज़ को आपने समझना है कि जब भी आपकी स्मार्ट मनी या बिग प्लेयर्स या इंस्टीट्यूशंस आपका ट्रेड करता है, तो वो कोशिश ये करता है कि कम से कम अ, जो इंडिकेशंस है वो इंडिविजुअल्स को या रिटेलर्स को दे सके, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो जी पूरे मार्केट में अफ़वाह फैला के कि मैं एक स्टॉक को 100 से 200 पे ले जाने वाला हूँ, और वो अफ़वाह फैला के वो स्टॉक पे बाइंग करेगा। वो कोशिश करता है कि कम से कम बंदे को ये बात पता चले और मैं उस स्टॉक की प्राइसेज़ ऊपर लेकर आ जाऊँ। तो ये चीज़ें आपको वक़्त के साथ-साथ समझ में आती हैं, जब आप काम करते रहते हैं। लिक्विडिटी क्या है, ऑर्डर ब्लॉक्स क्या हैं, ऑर्डर रिफ़िल होने किस तरीके से आ सकते हैं, फेयर वैल्यू गैप क्या होती है, ठीक है? और इसके अलावा बुलिश रिजेक्शंस क्या है, तो ये चीज़ें जो स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट में होती हैं, ये चीज़ें आपको वक़्तन-फ़वक़्तन आएँगी। ऐसा नहीं है कि आज आपने वॉल्यूम देख के एक स्टॉक पे बाय किया और आप सोचें कि वेरी नेक्स्ट डे ये आपका स्टॉक जो है वो एकदम अपर कैप पे खुले, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट नहीं रखना है, ठीक है? ये हो गई 6 पॉइंट। नंबर 7 पे आती है कि स्टे अवेयर ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है? मार्केट मूव्स कैन चेंजेस ड्यू टू टैक्सेस, पॉलिसीज और ग्लोबल इवेंट्स, मैनेज रिस्क एंड रेड्यूस एक्सपोजर ड्यूरिंग अनसर्टेनिटी।
अच्छा, अब आपने इन चीज़ों को भी नज़र पे रखना है कि ओवरनाइट रिस्क होता है इस स्टॉक के अंदर कि लेट्स सपोज़ कि आज अगर आपने कोई स्टॉक बाय किया, अब उसकी कई कल कोई जो है वो मटेरियल इन्फॉर्मेशन लगती है कि भाई कंपनी का प्लांट है, शट डाउन हो गया है। कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट ने कोई नया टैक्सेस लगा दिया है, ग्लोबल कोई इवेंट्स है वो आने वाला है, ठीक है? पॉलिटिकल जो है वो चीज़ें अप एंड डाउन हो रही हैं। तो इन चीज़ों को भी आपने नज़र पे रखना है। इस सूरत में आपने अपना जो ट्रेड है उसको मैनेज इस तरीके से करना है कि लेट्स सपोज़ कि अगर ये चीज़ें आपको न्यूज़ मिल रही हैं, तो जहाँ पे अपने आपने 10% का एक्सपोज़र लिया हुआ है एक स्टॉक पे, वहाँ पे आप 3% कट कर दें। यानी कि एक्सपोज़र एक स्टॉक पे आप 7% का कर दें, ठीक है? 3% जो है वो ब्रेक इवन पे बेच दें या अगर 1-2% लॉस के ऊपर है तो आप उसको बेच दें, ठीक है? थोड़ा-सा एक्सपोज़र जो है वो आप कम कर लें। अब ऐसा नहीं है कि जी आप सुन रहे हैं कि भई ये कंपनी जो है वो खसारे पे जा रही है, फिर भी आप उसको पकड़ के बैठे हुए हैं कि नहीं मैं तो नहीं बेचूँगा, ठीक है, मैं तो नहीं निकलूँगा, ये कंपनी तो बहुत अच्छी है। वो सारी चीज़ें अपनी जगह, ठीक है? कंपनी सारी ही अच्छी हैं, कंपनी कोई भी बुरी नहीं है। लेकिन आपने अपने आप यानी कि अपनी मेंटल पावर को, अपनी साइकोलॉजी को इस तरीके से मार्केट पे ट्रेड करना है कि आपका नुकसान कम से कम हो, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो, नुकसान कम से कम हो और नफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा हो। इस चीज़ को जो है वो थोड़ा-सा आपने फ़ोकस पे रखना है। नंबर 8 पॉइंट है कि यूज़ अ डिसिप्लिन एवरेजिंग प्लान। अच्छा, अक्सर आपने देखा होगा कि भई कोई स्टॉक आपने लिया या किसी भी कम्युनिटी में कॉल आती है, लेट्स सपोज़ कि हम अपनी कम्युनिटी की मिसाल लेते हैं, मैं दूसरी की बात अभी नहीं करता। लेट्स सपोज़ कि हम जो है वो अपनी कम्युनिटी की मिसाल लेते हैं कि कोई स्टॉक हमने दिलाया, ठीक है? और वो स्टॉक वेरी नेक्स्ट डे या वेरी नेक्स्ट और कोई उसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन लगी या रूमर्स बनी, वो जो है वो स्टॉक डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है? तो आपने उसको याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो बस वो थोड़ा-सा नीचे आया, आपने और खरीद लिया, फिर वो थोड़ा-सा नीचे आया, आपने और खरीद लिया, नहीं। आपने क्या करना है कि एटलीस्ट एवरेज ओनली डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स यानी कि जो डिविडेंड दे रहे हैं, जो फंडामेंटल भी एटलीस्ट अच्छे हैं ना, आपने सिर्फ़ उसी को एवरेज आउट करना है, ठीक है? एवरेज आउट ओनली 2 स्टेज ओनली आफ्टर 6 टू 8% डिक्लाइन। बंदे क्या करते हैं कि उन्होंने एक चीज़ ₹100 पे ली, वो 99 हुआ फिर दोबारा ले लिया, 98 हुआ फिर दोबारा ले लिया। ऐसे करके आपने पैसे नहीं लगाने। सिर्फ़ इस सूरत में यहाँ पे आपने क्या करना है, जहाँ पे मैंने बताया कि फेस अगर आप 10% लगा रहे हैं, तो आप 99 पे और 98 पे थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी ले लें। लेकिन एवरेज करने का जो मकसद होता है वो ये होता है कि भाई या तो आप 6 से 8% जब आपका प्राइस ड्रॉप हो जाए, फिर आप एवरेज करें या फिर अगेन नियर मेजर सपोर्ट कहीं पे इसकी सपोर्ट आपको दिख रही है, बहुत अच्छी सपोर्ट आ रही है, तो वहाँ पे जाके फिर आप जो है वो इसको एवरेज आउट करें। और सबसे मेन चीज़ याद रखेंगे, नेवर इन्वेस्ट मोर देन 15 टू 20% ऑफ योर कैपिटल इन वन स्टॉक। अब यहाँ पे मैंने क्या बात कही कि आपने 10% लगाना है एक स्टॉक पे। अब जिस तरीके से आपने 98, 99 और 100 पे इस ₹3 पे आपने जो है वो अपना 10% पोर्टफोलियो एक स्टॉक पे लगा दिया। अब वो वहाँ से अगर लेट्स सपोज़ कि आपका स्टॉक 6, 7, 8% गिर जाता है, तो आपने यहाँ पे 5 से 10% और लगाना है। यानी कि पहले आपने यहाँ पे लगाया 10%, उसके बाद आपने एवरेज करने के लिए 5 से 10% और लगाया, तो ये टोटल हो गया आपका 20%। यानी कि अगर आपका 10 लाख रुपए का अकाउंट है, तो आपने 1 लाख रुपए पहले यहाँ पे लगा दिया, बाइंग कर लिया। अगर वो स्टॉक किसी भी रीज़न की वजह से गिर गया, एक्स, वाई, ज़ेड कोई भी न्यूज़ लगती है या कोई भी फंडामेंटल चेंज होता है या एक्स वाई जेड व्हाटएवर जो भी होता है स्टॉक का मामला, ठीक है? और वो स्टॉक आपका 6-8% ड्रॉप हो जाता है, तो आपने फिर वहाँ पे 5 से 10% लगाना है और आपने कोशिश करनी है कि 20% से ज़्यादा आपका एक एक्सपोज़र नहीं बने, ठीक है? एक स्टॉक के ऊपर आप इन्वेस्ट नहीं करें। और यूँ समझें कि जब आप 10% पैसे और यहाँ पे 10% पैसे लगाएँगे, तो आपने ये माइंड पे रखना है कि आपका जो टोटल पैसा ब्लॉक होगा, वो ये होगा, अगर आपने एक स्टॉक लिया 10% से, तो आपके पैसे सिर्फ़ 10% ही जो है वो आप समझ लें कि ब्लॉक होंगे, ठीक है? और एवरेज कर लिया आपने 10% से और तो आपका जो टोटल पैसा ब्लॉक होगा वो कितना होगा, सिर्फ़ 20%। इस मीन दैट कि आउट ऑफ 100 में से आप अभी भी 80% पे होंगे, ठीक है? आप 80% से जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ 80 डिवाइडेड बाय 10, तो इसका मतलब ये है कि आप मार्केट में 8 डिफरेंट स्टॉक्स और उठा सकते हैं जब आपके पैसे 20% पार्क भी हो जाएँ किसी स्टॉक के अंदर, ठीक है? जब आपके पास 80% कैश रहेगा ना, तो आप उससे 10-10% के 8 डिफरेंट स्टॉक और उठा सकते हैं या 6 और उठा सकते हैं 20%, फिर भी आप कैश रख सकते हैं। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि वो 30-30, 40-40% जो है वो अपना एक ही स्टॉक में पैसा जो है वो बॉन्ड कर देते हैं, ये गलत है।
ठीक है, ये चीज़ आपने नहीं करनी है। नंबर 9, प्रायोरिटाइज क्वालिटी ट्रेड्स। ठीक है, आपने क्या करना है कि फोकस ऑन 8 टू 12 स्ट्रॉन्ग वेल एनालाइज्ड ट्रेड्स पर मंथ, अवॉइड चेजिंग एवरी मूव और ट्रेडिंग ऑफ बोर्ड में। अच्छा, अब यहाँ पे सॉरी। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि लेट्स सपोज कि क्या होता है कि जब आपने प्रॉपर स्टडी कर लिया, गो थ्रू कर लिया, अब आपने ट्रेड्स के अंदर अपनी पोजीशन बना ली, अब वो आपने होल्ड किया है, बाइंग करके बैठ गए अब आप। अब लेट्स सपोज के सीमेंट सेक्टर की मैं बात करता हूँ, किसी ने डीजी खान बाय कर लिया, ठीक है, उसने वेल रिसर्च करी, सारी चीज़ें करी और उसने डीजी खान में इन्वेस्ट किया, अपनी ट्रेड्स पोजीशन बनाई और वो बैठ गया। अब मिसाल के तौर पे सीमेंट सेक्टर में जो है वो परफॉर्मेंस आती है, या सीमेंट सेक्टर में जो है वो सीमेंट सेक्टर चलने लगता है, लेकिन डीजी खान नहीं चलता है। दूसरे सीमेंट चलने लगते हैं, मैपल लीफ चलने लगता है, कोहाट चलने लगता है, लकी चलने लगता है। तो आपने ऐसा नहीं करना है, वही वाली बात, सॉरी टू से, लकीर के फ़कीर वाला काम, कि आपने डीजी खान बेचा, मैपल लीफ पे कूद गए, नहीं। आपने जो रिसर्च कर लिया है, एनालाइज़ कर लिया है, बस चुप करके आप अपने जो है वो उस ट्रेड के ऊपर बैठें। ये नहीं करना है कि आप जो है वो अवॉइड चेज़िंग एवरी मूव और ट्रेडिंग आउट ऑफ बोर्ड मोड। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, सॉरी, लोग क्या करते हैं कि उनके पास जो आइटम है, लेट्स सपोज़ किसी के पास डीजी खान पड़ा हुआ है, वो नहीं चल रहा है, कोहाट चल रहा है, वो उस पे कूद जाता है, डीजी खान बेच देता है, वो मैपल लीफ पे जो है वो चले जाता है कि भाई मैपल लीफ चल रहा है, वो ले लिया। अब पता चला कि भाई वो जैसे ही मैपल लीफ चलता है, सॉरी, वो लेता है, डीजी खान चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसके अपोज़िट बात करूँ कि अगर कोई मैपल लीफ लेता है, ठीक है, वर्किंग करके ले रहा है, वेल एनालाइज़ करके ट्रेड ले रहा है, अब अगर मैपल लीफ नहीं चल रहा है, कोहाट चल गया, तो लोग क्या करते हैं कि मैपल लीफ को बेच देंगे और कोहाट ले लेंगे। तो आपने इन चीज़ों से बचना है। अवॉइड चेजिंग एवरी मूव। ऐसा नहीं है कि मार्केट में या स्टॉक, पूरे मार्केट में, इंडेक्स में जो भी आपका स्टॉक चल रहा है, आप उधर उसके पीछे जो है वो कहते हैं ना कि ट्रक की बत्ती की तरह आप जो है वो उसी इंडिकेशन पे बस चल जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने जो रिसर्च कर लिया, बस आप थंब करके जो है वो अपने ट्रेड्स के ऊपर बैठ जाएँ, ठीक है? इसके आगे मैं एक्सेल की शीट में बताऊँगा कि ट्रेड को यूटिलाइज़ किस तरीके से करना है। अवॉइड करना है आपने कैंडल को, सही है, लेट्स सपोज़ के कोई कोहाट लेके बैठा हुआ है, अब वो एयर लिंक चल गया, वो कोहाट बेच के एयर लिंक पे जो है वो चढ़ जाता है। अब पता चला कि वो जैसे ही एयर लिंक पे चढ़ा, वो एयर लिंक चलना ही बंद हो गया, या एयर लिंक वहाँ से गिर गया, ठीक है, 2 ढाई % और फिर जो है वो उसने कोहाट लिया हुआ था, वो तो उसने बेच दिया था। अब वो कोहाट चलना शुरू हो गया, तो फिर वो क्या करता है, रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ आता है। फिर वो वापस एयर लिंक बेच के कोहाट की क्वांटिटी डबल कर लेता है। ये 99% लोग करते हैं। जब एक स्टॉक बेच देंगे, ठीक है, वो चलने लगता है, तो वो फिर जो ट्रेड वो लेते हैं, वो उसको भी बेच के वापस पुराने ट्रेड पे जंप करते हैं। अब जब वो जंप करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो अपना एक्सपोज़र बढ़ा लेते हैं, ठीक है? एक्सपोज़र बढ़ाते हैं तो फिर उन्हें जो है वो लॉस का सामना होता है। तो आपने ये चीज़ नहीं करनी है। आपने जो रिसर्च करके रखा हुआ है, बस चुप करके जो है वो उस ट्रेड के ऊपर थंब करके आपने बैठना है, ठीक है? ये हो गई हमारी 9th पॉइंट। 10वां और फाइनल पॉइंट जो है वो फॉलो फॉलो फैक्ट्स नॉट नॉइस, ठीक है। इग्नोर फेक न्यूज़, सोशल मीडिया टिप्स और हाइप ग्रुप्स फ्रॉम जीनियन, अच्छा सॉरी, लर्न फ्रॉम जीनियन एक्सपीरियंस मेंटोर एंड फोकस ऑन स्किल्स बिल्डिंग। अब आपने ये नहीं करना है कि जी लेट्स सपोज के रात में आपके ताया ने बताया कि भाई कल तो जो है वो सिस्टम 500 हो जाएगा, आपने सुबह उठ के पोर्टफोलियो में सिस्टम भर लिया। सोशल मीडिया में आपने देख लिया कि भाई जो है वो पीपीएल 1500 पे होने वाला है, और आपने जो है वो सोशल मीडिया टिप में सुबह उठ के जो है वो अपना पोर्टफोलियो पीपीएल से भर लिया, ठीक है। किसी ग्रुप में आप ऐड है और वहाँ पे कोई माशाल्लाह भाई, क्योंकि फ़ारिग बंदे हमारे पास तो बहुत है ना पाकिस्तान में, ठीक है, जिसको देखो जो है वो टिप चला रहा होता है। तो किसी एक ने बता दिया कि भाई वो बीएमएल 1800 का होने वाला है, या 1800 बहुत ज़्यादा हो गया, ₹18 का होने वाला है। तो जी आपने सुबह उठ के अपना पोर्टफोलियो जो है वो बीएमएल से भर लिया। ये इस तरीके से काम नहीं करना है, ठीक है। कोशिश करना है कि उस मेंटोर को, उस एक्सपीरियंस बंदे को फॉलो करें, जिसकी खुद की स्किल बिल्डिंग हुई हुई हो, जो खुद प्रॉफिट के ऊपर हो, ठीक है, जो खुद ट्रेडर हो, ठीक है। अब जैसे मैं हूँ, मैं खुद ट्रेडर हूँ, जो मैं अपने लिए ले रहा होता हूँ, वो मैं अपनी कम्युनिटी में भी दिला रहा होता हूँ, ठीक है। वही चीज़ें मेरे पास भी चल रही होती हैं, वही प्रॉफिट्स मैं भी गेन कर रहा होता हूँ, वही नुकसान मेरे पास भी चल रहा होता है, जो मेरी कम्युनिटी में चल रहा होता है, ठीक है। तो अभी आगे जाके मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह दिखाता हूँ। तो ये थी हमारी 10 पॉइंट की रिस्क मैनेजमेंट। आई थिंक वीडियो जो है वो इस दफ़ा लंबी हो जाएगी, तो आप लोगों ने डीपली जो है वो
प्रॉपर वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना है। जहाँ आप स्किप करेंगे समझ लेंगे आपके प्रॉफ़िट जो है वो स्किप होना शुरू हो जाएँगे। तो ये हमारी हो गई यहाँ पे 10 पॉइंट, ठीक है? ये हम इसे हम कहते हैं ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स विथ रिस्क मैनेजमेंट। ये आपने रिस्क मैनेजमेंट सीख लिया, क्वालिटी स्टॉक्स, पोर्टफोलियो बिल्डिंग, कैपिटल साइज़िंग या एलोकेशन किस तरीके से करनी है, बाइंग सेलिंग के लेवल क्या होते हैं और ट्रेड विथ लॉजिक इमोशंस, ठीक है? स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट कर लिया, ठीक है? आपने जो अ टैक्सेस होते हैं, ग्लोबल इवेंट्स होते हैं, इसको आप समझ गए, एवरेज कब करना है, ये चीज़ आपने देख लिया, ठीक है? कितनी ट्रेड्स करनी है, कैसे करनी है, वो आपने जो है वो समझ लिया, ठीक है? फेक टिप और सोशल मीडिया के नाम पे जो चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है? 10-10 ग्रुपों में लोग घुसे हुए होते हैं, इन चीज़ों से जो है वो आपने बचना है, इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड कर लिया। अब इन सारी चीज़ों के बाद लेट्स सपोज़ कि कोई आप अपनी जो है वो स्टॉक्स लेते हैं, ठीक है? अब मैं आता हूँ यहाँ पे ये वाली फ़ाइल, ठीक है? दिस वन, सॉरी। अब ये एक ट्रेडिंग फ्रेमवर्क है जो मैं अपने हर क्लाइंट को, हर मेंबर को और बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर और अपने चैनल के ऊपर भी ये बता रहा होता हूँ। अब ये ट्रेडिंग फ्रेमवर्क बेसिकली है क्या? ठीक है? अब आप इस ट्रेडिंग फ्रेमवर्क को समझें कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि अ डिसिप्लिन ट्रेडर मस्ट अलाइन होल्डिंग ड्यूरेशंस, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एंड रिस्क टॉलरेंस बिलो is the professional classification of trade durations and durations commonly used। ठीक है? अब आप सारी चीज़ों से जो है वो आपका मेंटल लेवल हो गया कि भाई मुझे 10% की एलोकेशन करनी है, 6 से 8 स्क्रिप्ट रखना है और 20-30% कैश रखना है, फेक टिपों में नहीं पड़ना है, फेक जो है वो सोशल मीडिया न्यूज़ों पे उस तरीके से वो नहीं करना। ये सारी चीज़ स्ट्रैटेजीज़ जो है वो अपने आपने माइंड पे बना लिया, ठीक है? अब आप आते हैं रियल टाइम मार्केट में एंटर होते हैं और अब आप ट्रेड पिक करते हैं कोई। अब आप ट्रेड पिक कर रहे हैं तो सबसे मेन चीज़ ये पहले आपको पता होनी चाहिए कि भाई आया कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं। ठीक है? यहाँ पे मैंने यही चीज़ लिखी है कि एक जो डिसिप्लिन ट्रेडर होता है, वो अपनी होल्डिंग, ड्यूरेशन और जो वो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट से या स्पेशल स्टॉक से जिसमें वो एंट्री ले रहा है और कितना रिस्क है, वो सारी चीज़ों को एक निचोड़ बना के उसके माइंड पे एक चीज़ बनती है कि भाई मैं अगर एक आइटम पे ₹100 पे बैठ रहा हूँ, तो मैं ₹106 पे, ₹110 पे, ₹115 पे मैं निकलूँगा। तो ये बेसिकली होती है प्लानिंग। जब आप यहाँ पे इस प्लानिंग के थ्रू काम करेंगे ना, तो आपकी चीज़ें ऑटोमेटिकली सारी जो है वो क्लिस्टर क्लियर आप समझ लें कि ट्रांसपेरेंसी के साथ चलने लगेंगी। अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे कोई प्लानिंग ही आपने नहीं कर ली बस जी 2 लाइनें ऊपर और 2 लाइनें टेक्निकल के ऊपर नीचे और ऊपर लगाई और आप बैठ गए, नहीं। टेक्निकल के साथ-साथ आपने अपनी प्लानिंग रखनी है, ठीक है? मार्केट के अंदर आप ट्रेडर हैं, ट्रेडर में और इन्वेस्टर में क्या फ़र्क है अभी इसी शीट के ऊपर मैं आपको क्लीन कर दूँगा, ठीक है? क्रिस्टल क्लियर आपको मैं समझा दूँगा। आपने मेन चीज़ है कि आपने जो है वो अपनी प्लानिंग बना लेनी है, ठीक है? आपने अपनी स्ट्रैटेजी बना लेनी है, सारी जो रिस्क मैनेजमेंट है आपके माइंड पे आ गई, अब आपने जो है वो ट्रेड पिक करना है। तो अब आपने ये देखना है, मैंने यहाँ पे जो है वो कुछ डिटेल्स लिखी हैं जैसे कि ट्रेडर का टाइप कौन-सा होता है। सबसे पहला एक होता है स्कैल्पिंग, ठीक है? स्कैल्पिंग में क्या होता है कि होल्डिंग ड्यूरेशन आपकी मिनट से लेके आवर तक होती है। यानी कि लेट्स सपोज़ कि 15 मिनट होल्ड कर लिया, ठीक है? 1 घंटा होल्ड कर लिया या 4 घंटे होल्ड कर लिया। तो यहाँ पे स्कैल्पर जो होता है, जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग जो होती है, उसपे जो रिटर्न एक्सपेक्टेड होता है, ये मैं पीएसएक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? स्पेशली। इसमें 0.5% से 2% तक का रिटर्न होता है और इस पे होल्डिंग क्या होती है कि बस आपने कुछ घंटे होल्ड करना है या कुछ मिनट 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जो है वो आपने होल्ड कर लिया या इवन जो है वो आपने 5 घंटे भी जो है वो होल्ड कर लिया तो उस पे जो रिटर्न एक्सपेक्टेड होता है वो 0.5% से 2% तक का होता है, ठीक है? इस पे ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर हम क्या है कि इसमें हम करते हैं कि फोकस ऑन इंट्राडे वॉलेटिलिटी यूजिंग टाइट ईएमआरस 5 9, ठीक है? क्विक इन आउट ट्रेड्स विथ हाई प्रिसिशन। तो हम इस पे क्या करते हैं कि क्विक एंटर होते हैं और क्विक एग्जिट होते हैं। यहाँ पे ड्यूरेशन मेंशन है, ये हाई रिस्क के ऊपर होता है, ठीक है? और इस पे बड़ी क्वांटिटी चाहिए होती है। लेट्स सपोज़ किसी के पास 1 करोड़ रुपए है, ठीक है? और 1 करोड़ से अगर उसको जो है वो आप समझ लें कि 1 लाख शेयर आ रहे हैं और अगर वो 1 लाख शेयर अगर सिर्फ़ जो है वो 1 लाख शेयर आ रहे हैं या 10 लाख शेयर आ रहे हैं और अगर वो 1 लाख या 10 लाख शेयर आपका 10 पैसा 20 पैसा भी बच रहा है ना, तो वो बड़े ट्रेडर को जो स्कैल्पर होता है तो उसको एक हैंडसम अमाउंट बचा के दे देता है। लेकिन ये
हाई रिवॉर्ड होता है, इसको मैं सजेस्ट नहीं करता। अब आ जाती है डे ट्रेडिंग एंड बीटीएसटी, ठीक है। बीटीएसटी का मतलब होता है बाय टुडे एंड सेल टुमारो। इसमें जो आपकी होल्डिंग होती है वो सेम डे से होती है एटलीस्ट। अच्छा, बीटीएसटी का मकसद काफ़ी लोग ये समझते हैं कि भाई आज लिया और कल बेच दिया, नहीं। बीटीएसटी में भी जो मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट की शीट पे बताई कि सम टाइम क्या होता है कि बीटीएसटी ट्रेड हम लेते हैं, आज लेते हैं, सोचते हैं कल निकल जाएंगे, कल वो परफॉर्म नहीं करता है। तो एटलीस्ट बीटीएसटी ट्रेड भी जो है वो एक एक हफ्ता होल्ड करने पे लग जाता है, ठीक है। एटलीस्ट बीटीएसटी भी जो है वो आप उसको एक हफ्ता होल्ड करेंगे, ठीक है। तो उस पे जो रिटर्न एक्सपेक्टेड होता है वो 2% से 5%, ठीक है। तो बीटीएसटी और डे ट्रेडिंग में जो आपको रिटर्न एक्सपेक्टेड होता है 2 से 5%, ठीक है। इस पे क्या होता है कि ट्रेड डेली वॉलेटिलिटी, अवॉइड ओवरनाइट रिस्क, ठीक है। और बेस्ड ऑन 15 to 30 मिनट्स चार्ट सेटअप एंड वॉल्यूम्स, जहाँ पे आप देखते हैं कि भाई बड़ा वॉल्यूम आया, ठीक है, इंट्राडे के ऊपर। और जाहिर सी बात है जब वॉल्यूम्स लगते हैं तो आपको जो है वो एक 2, 3, 4% की मूव उस पे आराम से डेफिनेटली जो है वो समझ लेंगे मिल जाती है। तो बीटीएसटी ट्रेड में आपकी जो ड्यूरेशंस होती है वो सेम डे से एक हफ्ते तक की होती है और इस पे जो रिटर्न एक्सपेक्टेड होता है वो 2 से 5% का होता है। ये 5% भी बहुत रिटर्न है। अभी मैं आपको इस शीट पे ले जाके समझाऊंगा कि कैलकुलेशंस के ऊपर जब आप चलेंगे तो आपकी जो है वो किस तरीके से तमाम चीज़ें होंगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं जो प्रेफर करता हूँ वो मैं एटलीस्ट बीटीएसटी ट्रेड करता हूँ, यानी कि एक हफ्ते तक की होल्डिंग, या फिर आप स्विंग पे आ जाएं, ठीक है। मैं ये वाली सॉरी मैं क्या करता हूँ, मैं जो अपनी कम्युनिटी में 95% रेट्स करवा रहा होता हूँ, मेरी मैनेजमेंट करवा रही होती है, उस पे हम कर रहे होते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अच्छा, स्विंग ट्रेडिंग में जो आपका ड्यूरेशन होता है वो 1 हफ्ते से लेके 6 हफ्ते तक का होता है, यानी कि 1.5 महीने तक। और इसमें जो रिटर्न एक्सपेक्टेड होता है वो 5% से 10% तक का होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें आप करते क्या है कि इसमें आप शॉर्ट टर्म स्विंग विद ट्रेंड, ठीक है, जो ट्रेंड के साथ जो एमास चल रहे होते हैं 50-20, आरएसआई रिवर्सल, शॉर्ट कंसोलिडेशन एंड ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट लेवल्स ऑन डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। कोई आप ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आपने देख लिया, आरएसआई में रिवर्सल देख लिया, ठीक है, एक शॉर्ट टर्म की कंसोलिडेशन हुई है, वहाँ का ब्रेकआउट आपने देख लिया। तो ये जो ट्रेड्स होती है ना, इसे हम कहते हैं स्विंग। और स्विंग का जो ड्यूरेशन होता है एटलीस्ट 1 हफ्ते से 1.5 महीने तक का, यानी कि 6 हफ्ते तक का होता है। और उस पे जो रिटर्न एक्सपेक्टेड होता है वो 5 से 10% तक का होता है, ठीक है। और 95 to 99% जो है वो हम अपनी कम्युनिटी में और इंक्लूडिंग 95% ट्रेडर यही स्विंग ट्रेड जो है वो कर रहे होते हैं। इस पे क्या होता है कि आपको देखें ट्रेडर्स का मोटिव क्या है। ट्रेडर्स का जो आई थिंक यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि ट्रेडर का जो मोटिव है यहाँ पे, ट्रेडिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि अर्न शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स फ्रॉम प्राइस मूवमेंट, ठीक है। इसमें आपको ये करना होता है, आपका जो फोकस होता है वो मार्केट की वॉलीटिलिटी के ऊपर होता है और आपको शॉर्ट टर्म की प्रॉफिट जो है वो लॉक करने होते हैं। इस पे ऐसा नहीं होता है कि जी लेके रखो, 15 साल बाद जो है वो बेटे की शादी है तो उस पे जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे, ये लॉलीपॉप नहीं है, सीधी बात है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि आप अपनी पोजीशन जो है वो 6 हफ्तों के लिए एटलीस्ट होल्ड करते हो और 5 to 10% तक का रिटर्न एक्सपेक्टेड होता है इसके अंदर, इस सेटअप के ऊपर। इसके बाद आती है पोजिशनल ट्रेडिंग जो कि मीडियम टर्म के लिए होती है। इसमें हम 2 महीने से लेके 6 महीने तक का ड्यूरेशन रखते हैं और इस पे हम 10 से 25% तक का जो है वो रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। इस पे क्या होता है कि मिड टर्म ट्रेंड कंटिन्यूशन की पैटर्न लगती है, ठीक है। 100 और 200 का ईएमआई अप्लाई होता है। हम ट्रेंड लाइन को देखते हैं, ब्रेकआउट को देखते हैं, पैटर्न्स के ऊपर ट्रेड करते हैं। इस पे ज़्यादातर जो फ्रेम यूज़ होता है वो वीकली फ्रेम होता है, ठीक है। और हम जो स्विंग्स कर रहे होते हैं हम उस पे डेली टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये पोजिशनल ट्रेडिंग जो लोग करते हैं वो 2 महीने से लेके 6 महीने तक की होल्डिंग रखते हैं। अच्छा, अब 2 महीने से 6 महीने तक की जो होल्डिंग होती है ना, इसमें आपको ड्यूरेशन होता है। लेट सपोज कि अगर आपके मार्केट के अंदर जो है वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, हो सकता है आपको जो है वो 10 दिन के अंदर ही जो है वो आपको 20% का रिटर्न बन जाए, तो आप अपनी पोजीशन कट डाउन कर दें। मेन चीज़ ये नहीं है कि आपको डेफ़िनेटली डेफ़िनेटली जो है वो आपको 6 हफ्ते या 6 महीने ही होल्ड करना है। आपको अगर 1 दिन में ही 10% मिल रहा है, आप बाहर आ जाओ, ठीक है? स्विंग ट्रेडिंग में परसेंटेज में आपने फ़ोकस करना है, एक्सपेक्टेड गेन। अगर आपको इंट्राडे पे 10% का, क्योंकि अब तो अपर सर्किट जो है वो 10% के ऊपर है, तो अगर आपको इंट्राडे के ऊपर 10% मिल रहा है तो आप अपनी पोजीशन कट डाउन कर दो। अगर 8% भी मिल रहा है तो कट डाउन कर दो, ठीक है? ऐसा नहीं है आप जी लेके 6 हफ्ते तक बैठे रहो कि शमाद भाई आज तो ये 10% बढ़ गया है, हो सकता है इसे मैं 6 हफ्ता रखूँ तो ये 600% बढ़ जाए।
या 500% बढ़ जाए या 50% बढ़ जाए, खैर ये मैं थोड़ी-सी जो है वो बीच में मज़ाक भी कर ले रहा हूँ, तो आप लोगों ने इसको इग्नोर करना है, ठीक है? तो ये वाली मेंटालिटी आपने नहीं रखनी है इस चीज़ में। कोशिश क्या करना है कि आपने अगर परसेंटेज में आप काम कर रहे हैं, अगर आपको इंट्राडे पे 5% मिल रहा है, 7%, 8% मिल रहा है, अपनी पोज़ीशन आप कट डाउन कर लें, ठीक है? और आप दूसरी ट्रेड्स को हंट करें। इसी तरीके से अगर आपने पोज़ीशनल ट्रेडिंग ली है, ठीक है? पोज़ीशनल आपने ट्रेड लिया है मीडियम टर्म के लिए, किसी पैटर्न पर लिया है और वो पैटर्न जो है वो आपको एक ही महीने में पैटर्न जो आपका प्ले हो जाता है, तो आप जो है वो पोज़ीशन कट डाउन कर दें। अगर आपने 10 से लेके 25% तक का इस बीच में आपने गेन ले लिया है, तो आप अपनी पोज़ीशंस कट डाउन कर दें। लेके नहीं बैठे रहना है स्टॉक को, ठीक है? प्रॉफ़िट जो फ्लोटिंग प्रॉफ़िट होता है, ट्रेडर का मकसद ही यही है कि मार्केट के जो फ्लोटिंग प्रॉफ़िट होते हैं, उसको बुक करें, ठीक है? अब आती है आखिरी में हमारे पास इन्वेस्टमेंट और 40 मिनट हो गए। इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म होल्डिंग, ठीक है? अच्छा, इसमें क्या होता है कि 6 महीने से आप 3 साल से ऊपर तक की जो है वो अ, अपनी जो है वो पोज़ीशंस को बिल्ड करते हैं। इस पे जो आपको रिटर्न एक्सपेक्टेड होता है वो 25 से लेके 100% और 100 प्लस भी परसेंट हो सकता है। इसमें आप क्या होता है कि इसमें आप कंबाइन करते हो टेक्निकल स्ट्रक्चर, फंडामेंटल देखते हो, ठीक है? आप इंडेक्स जो आपका केएसई 100 इंडेक्स है, उसका आप मैक्रो ट्रेंड देखते हो कि क्या चीज़ें हैं। अगर आप 3 साल के लिए इसको होल्ड कर रहे हो, तो 3 साल में मुल्क में पॉलिटिकल जो है वो किस तरीके से चीज़ें चलेंगी, ठीक है? इन्फ्लेशन क्या होगी, एक्स, वाई, ज़ेड सारी चीज़ों को आप कंबाइन करके फिर आप जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के जाते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में भी 3 साल तक का ड्यूरेशन होता है। उसमें अगर आपको 25, 30, 40, 50% बचें तो आपको अपनी पोज़ीशंस कट डाउन करनी चाहिए, ठीक है? ये नहीं करना चाहिए कि जी नहीं, अगर मुझे 3 साल में अगर 20% का रिटर्न या मिसाल के तौर पे 1 साल में अगर मुझे 70% का रिटर्न मिल गया, तो अगर इसे मैं 5 साल रखता हूँ, तो ये तो 350% का रिटर्न चले जाएगा। इस तरीके की मेंटालिटी आपने जो है वो नहीं रखनी है, ठीक है? ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा वो कहते हैं ना कि हर चीज़ जो है वो बंदे साफ-साफ नहीं बताते हैं। आप लोगों को ये सुना होगा कि जी आज से आपने 15 साल पहले मीज़ान लिया होता तो ये होता और फलाना होता और ऐसा होता कि आपकी जो नेशनल फूड अगर आपने लिया होता तो आपको इतने लाखों रुपए का डिविडेंड मिलता, आपकी इतनी करोड़ों रुपए वेल्थ हो जाती। ये बातें सिर्फ़ सुनने में अच्छी लगती हैं, ठीक है? मैं आज भी ऐसे स्क्रिप्ट्स को जानता हूँ जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, ठीक है? जिन्होंने बड़े फ्रेम के ऊपर इन्वेस्ट किया है लेकिन उनके आज तक रेट नहीं आए जबकि मार्केट आपकी कहाँ से कहाँ आ गई, ठीक है? वन ऑफ द स्टॉक उनमें से एक ये है जिनमें एच कार है। काफ़ी लोगों ने जो है वो इसको डेफ़िनेटली 2015-16 में 700, साढ़े 700, 800 के ऊपर लिया होगा कि स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल बहुत अच्छा है। होंडा की गाड़ियाँ हर किसी के पास होती हैं। कॉमन सा जो है वो सारी चीज़ें हैं, दिखने वाली है। लेकिन आज आप देखेंगे किसी की अगर 2017 की इन्वेस्टमेंट थी साढ़े ₹800 की या ₹800 की, तो आज उसकी वैल्यू समझ लेंगे ₹277 है। इसी तरीके से अगर मैं एनआरएल की बात करूँ, एनआरएल की आप देखें अगर किसी ने यहाँ पे 700-800 पे लिया है, तो आज वो ₹400 यानी कि 50% जो है वो डेक्लाइन के ऊपर खड़ा हुआ है और आपकी मार्केट कहाँ से कहाँ आ गई है, ठीक है? इब्राहिम आईबी ये एक फार्मा का शेयर है। इसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर यहाँ पे भी किसी ने लिया था ₹132 के ऊपर, आज वो चल रहा है ₹65 के ऊपर। तो आज भी आपके ऐसे स्क्रिप्ट हैं जो आपके 50 टू 70, 80% जो है वो मार्केट से डिक्लाइन होके खड़े हुए हैं, उनके रेट वापस नहीं आ रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं लॉन्ग टर्म के अंदर, आपको सारी चीज़ें जो है वो मिक्स एंड मैच करना होता है। अब हम चलते हैं अपने फाइनल शीट की तरफ, जो कि हमारा ट्रेडिंग पोर्टफोलियो एलोकेशन है, ठीक है? अब इसको आपने ना बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है? इस पे जो मेन चीज़ है वो मैं आप लोगों को ये समझा देता हूँ कि सबसे पहले इसको मैंने डिज़ाइन किस तरीके से किया है ये बता देता हूँ। जो क्लाइंट की इक्विटी है यानी कि जो आपकी इक्विटी है, लेट्स अज़्यूम कि आपकी इक्विटी 5 मिलियन है यानी कि 50 लाख रुपए है, ठीक है? और चूँकि हमने यहाँ पे तमाम अपनी जो है वो रिस्क मैनेजमेंट पढ़ी है, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है कि भाई 8 टू 10% एक स्टॉक्स पे लगाना है, ठीक है? तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लेट्स सपोज़ ये मैंने एक रफ़ली एक लिया है कि आपकी 5 मिलियन की इक्विटी है, ठीक है? मैं कहता हूँ कि आपने पहला स्टॉक ले लिया एनआरएल, उसकी एलोकेशन कर दी आपने जो है वो 4 लाख रुपए, ठीक है? ओजीडीसी आपने ले लिया 8% की एलोकेशन से आपने जो है वो 4-4 लाख रुपए सब पे लगा दिया, ठीक है? और अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे जो मेन चीज़ समझने वाला है वो क्या है? यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था
कि आपने जब भी करना है वो चूज़ करना है कि आपको 5 टू 10% का प्रॉफ़िट मिल जाए, ठीक है? ये एक स्मार्ट जो स्विंग ट्रेडिंग होती है वो है। अब आप जो है वो अपनी शीट पर आते हैं, ठीक है? आपने लेट्स सपोज़ कि आपने एनआरएल पे 8% पैसे लगाएँ, या मैं कहता हूँ यहाँ पे आपने जो है वो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आपने जो है वो 10-10% पैसे जो है वो आपने सब में लगा दिया, ठीक है? आप कहते हैं कि भाई एनआरएल पे मैंने 10% लगाया पैसा, 5 लाख रुपए क्योंकि मेरे पास 5 मिलियन की इक्विटी है। आपने जो है वो 5% यहाँ पे लगाया तो 5 लाख रुपए बनते हैं। आपको उस पे 5% का गेन हुआ, ठीक है? अ, ये अच्छा, उससे पहले ये मैंने 10 जो ट्रेड्स लिए हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि आपने क्या करना है कि मंथली जो चीज़ आपने देखनी है, वो देखनी है कि भाई हाई क्वालिटी फ़ोकस 8 टू 12 स्ट्रॉन्ग ट्रेड, ठीक है? वो चीज़ आपने देखनी है। आपने कहा कि भाई ये ओजीडीसी, पीपीएल, एसएसजीसी, जीएचएनआई, जेसीडब्ल्यूएल, डीजी खान, पेल, एयरलिंक, जेसीआईएल आपने जो है वो ले लिया, ठीक है? अब 5-5 लाख रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट आ गई। लेट्स सपोज़ कि मैं यहाँ पे करता हूँ कि आपने पूरा जो है वो इसको मैं लेट्स सपोज़ कि आपने जो है वो 10 ही स्टॉक ले लिया, ठीक है? 5% आपने जो है वो पीछे कैश मेंटेन कुछ भी नहीं किया। आपको एनआरएल में से 5% का प्रॉफ़िट होता है। आप जो है वो यहाँ पे अपनी प्रॉफ़िट्स को बुक कर लें। 5% प्रॉफ़िट होता है, 25,000 रुपए बुक कर लें। ओजीडीसी में 6% होता है, आप बुक कर लें, ठीक है? पीपीएल में क्या है कि आपको अगर 3% का लॉस हो रहा है, तो लेट्स सपोज़ कि ज़ाहिर है आप रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे। अगर आप यहाँ पे 5% का गेन ले रहे हैं, ठीक है? तो आपने जो है वो 2.5% का रिस्क रिवॉर्ड रखना है यहाँ पे, ठीक है? सिंपल है, अगर आपको यहाँ 2.5% हो रहा है, आप अपनी पोज़ीशंस को जो है वो यहाँ पे कट डाउन कर लें, या फिर जो टेक्निकल स्टडी आप कर रहे हैं, उसके थ्रू आप जो है वो गो थ्रू कर लें कि इसको एवरेज आउट करना है या क्या करना है। लेट्स सपोज़ कि आपने एसएसजीसी है वो आपका जो है वो 7% डिक्लाइन है, पीपीएल 3% डिक्लाइन है, जीएचएनआई में से आपने 4% का गेन किया, जेसीडब्ल्यूएल आप जो है वो ब्रेक इवन पे खड़े हुए हैं, एयरलिंक आपको 3% का गेन दे रहा है, डीजी खान आपका 4% नेगेटिव है, पेल में आपने जो है वो 10% की ट्रेड ली, जेसीआईएल आपका 5% गेन दे रहा है। तो ऑलमोस्ट जो आपकी जो ये इन्वेस्टमेंट थी, इसके ऊपर आपने 5 मिलियन इन्वेस्ट किया, आपने बैक एंड के ऊपर जो है वो कैश को मेंटेन नहीं किया, ठीक है? ये गलत है। चलें, एक मिसाल है कि आप मैं मान लेता हूँ कि आपने कैश को मेंटेन नहीं किया। तो आपके अगर आप समझें कि 1, 2 और आपके ये जो 3 ट्रेड हैं, और ये 3 ट्रेड आपके अगर जो है वो लेट्स सपोज़ के नेगेटिव होते हैं, लेकिन बाकी में आपने जो है वो प्रॉफ़िट लॉक किया है, तो ऑलमोस्ट आपने 95 तक का जो है वो प्रॉफ़िट लॉक कर लिया है। आपके जो पोर्टफ़ोलियो में ग्रोथ बनी है वो 1.9% की बन गई है। लेट्स सपोज़ मैं ये कहता हूँ कि भई मेरा अ, जो है वो एसएसजीसी माइनस 10% जो है वो डिक्लाइन कर गया है। ओजीडीसी में से मैंने 10% का प्रॉफ़िट लिया, एनआरएल में से मैंने 7% का प्रॉफ़िट लिया, जीएचएनआई में से मैंने 5% पे प्रॉफ़िट लिया, जेसीडब्ल्यूएल मैंने -1% पे जो है वो कट डाउन कर दिया, एयरलिंक पे मैंने 5% का प्रॉफ़िट लिया, डीजी खान मेरा जो है वो -5% पर खड़ा हुआ है, पेल मैंने जो है वो मैंने 10% पे लिया, जेसीआईएल पे मेरा जो है वो 7% का प्रॉफ़िट है। तो आप देखेंगे तो आप अगर 10 यानी कि 10 में से अगर आपके 3 स्क्रैप जो कि एक 5% लॉस पर है, एक 10% लॉस पर है, एक 3% लॉस पर है, लेकिन फिर भी अगर आपने 10-10% की एलोकेशन सब में रखी हुई है, किसी में आप 7% प्रॉफ़िट ले रहे हैं, किसी में आप 10%, ये सब मैं 10 के अंदर-अंदर रख रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे जब आप देखेंगे चूँकि स्विंग ट्रेडिंग में 10 से अंदर-अंदर है, तो यहाँ पे भी मैंने सारे जो प्रॉफ़िट्स हैं उसको मैंने 10% से अंदर-अंदर जो है वो रखा है, ठीक है? लॉस भी मैंने 10% से अंदर-अंदर रखा है। तो फिर भी अगर आप ये सारे ट्रेड्स को अगर आप वेल रिसर्च करके अगर आप ये पूरे महीने में सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 ट्रेड भी करते हैं, तो आपका जो पोर्टफ़ोलियो में ग्रोथ आएगी, वो 2.5% की आएगी। अब ऐसा नहीं है कि ये एनआरएल ही 7% बढ़ेगा, इसमें आप कोई सा भी स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे गेल ले लिया, ओजीडीसी के बजाय मैंने माड़ी ले लिया, ठीक है? पीपीएल है, एसएसजीसी के बजाय मैंने एसएनजीपी ले लिया, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। तो मेन चीज़ क्या है कि आप बैठ रहे हैं और आपने अपनी जो ट्रेडिंग फ्रेमवर्क है उसको प्लान कर लिया था कि आप स्विंग ट्रेडर हैं, 5 टू 10% का प्रॉफिट लेंगे। आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी एक स्टॉक पे वो 10% की होगी, यानी कि अगर आप 10% का प्रॉफिट करके 10% की एलोकेशन करेंगे तो आपके पोर्टफोलियो में 1% की ग्रोथ आ जाएगी। अगर आपका 3 स्टॉक डिक्लाइन भी करता है 3%, 10%, 5%, ये आपके पोर्टफोलियो में अगर नेगेटिव भी खड़ा हुआ है तो फिर भी आपके पोर्टफोलियो में 2.5% की ग्रोथ चल रही होगी।
तो ये चीज़ होती है मेन चीज़ समझने वाली। और ट्रेडिंग के अंदर अब मैं आपको थोड़ा-सा टेक्निकल चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ और वहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ कि आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं और आपने डीजीकेसी सॉरी ओजीडीसी में जो है वो आपने अपनी पोज़ीशंस बिल्ड की, ठीक है? अब काफ़ी लोग क्या करते हैं, आज वो देखते हैं अच्छा वो सबसे मेन चीज़ क्या है कि वो प्लानिंग नहीं करते हैं कि वो बैठते कहाँ हैं, निकलना कहाँ है, ये चीज़ नहीं करते हैं। लेट्स सपोज़ मैं ये कहता हूँ कि मैंने अपनी कम्युनिटी में स्टॉक दिलवाया यहाँ पे ₹265 के ऊपर, ठीक है? और मैंने एग्ज़िट करवा दिया ये वाले रेजिस्टेंस के ऊपर ₹280 के ऊपर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मूव आया, वो कितना आया? 5.7% का। तो मैंने यहाँ पे जाके अपने पोर्टफ़ोलियो में, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओजीडीसी और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5.7% का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5.7% का मूव। अब आपके स्टॉक जो है वो सॉरी अब आपका स्टॉक जो है वो यूँ समझें कि अगर यहाँ से और बढ़ गया ना तो आपने इस चीज़ को जो है वो रिग्रेट नहीं करना है कि जी शमास भाई मैंने तो 280 पर बेच दिया था और 280 से भी आपका स्टॉक जो है वो 5% 7% और बढ़ गया। ये रिग्रेट नहीं करना है, ठीक है? आपने जो मेन मोटिव है उसको क्या करना है कि जब आप ट्रेड पिक कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने अपनी स्ट्रैटेजीज डेवलप कर लेनी है कि आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके लिए 5 से 10% प्रॉफिट इनफ है, ठीक है? तो यहाँ पे जब आप बैठ रहे हैं और आप यहाँ पे निकल रहे हैं तो ये 5% प्रॉफिट आपके लिए इनफ है। सम टाइम क्या होगा और इसी तरीके से जो है वो आपने चंक्स के ऊपर बैठना है। लेट्स सपोज कि ये प्रॉपर चार्ट बनी हुई है, ठीक है, और आप यहाँ पे आते हैं और आप इस एंगल पे बैठते हैं। लेट्स सपोज़ कि जो है वो आप मैं कहता हूँ आप यहाँ पे बैठ गए, इस ज़ोन पर आप बैठ गए, ठीक है? कुछ दिन के बाद आप यहाँ इस ज़ोन पर बैठ गए, ठीक है? कुछ दिन बाद जो है वो मैं कहता हूँ आप यहाँ पे भी बैठ गए, ठीक है? ये चीज़ है। अब लेट्स सपोज़ मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, आप यहाँ पे बैठते हैं और आपने 10% तक का अराउंड गेन किया, आप बाहर निकल गए, ठीक है? वापस आपको यहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर मिला, आप यहाँ बैठते हैं और आप यहाँ निकल गए अराउंड 9% के प्रॉफिट पे। लेट्स सपोज़ कि आपको जो है वो यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए दिखता है, आप यहाँ पे बैठते हैं और आप जो है वो 5% डिक्लाइन पर आ जाते हैं। चूँकि हमने अपने पोर्टफोलियो में तो डिक्लाइन भी लिखा हुआ है, ठीक है? ये वाले पे। यहाँ पे जो है वो हमने डेडलाइन भी लिखा हुआ है। तो ये चीज़ है। अब आपने ये स्ट्रैटेजी नहीं रखनी है कि शमास भाई मैं यहाँ पर बैठूँगा और यहाँ पे निकलूँगा, इस चीज़ को नहीं रखना है, ठीक है? चूँकि आपने अपनी ट्रेडिंग प्लान को जो है वो पहले ही मैनेज कर लिया है, सारी चीज़ें कर ली हैं, तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, तो मेरे लिए 5 से 10% तक का जो है वो प्रॉफ़िट इनफ़ है और हमारी भी कम्युनिटी यही करवा रही होती है। इसी बात में मैं आपको यहाँ पे अपने कुछ क्वार्टर के रिजल्ट्स दिखा देता हूँ जिस पे हमने ओजीडीसी में ट्रेड किया था। 10 अक्टूबर को ₹260 की प्राइस थी, 281 पर निकल गए थे। अराउंड ₹21 का प्रॉफिट हुआ 8% का, ठीक है। पीपीएल पे हमने ट्रेड किया, 183 पर हम बैठे थे, 204 पर निकले, ₹21 का प्रॉफिट हुआ 11% का। कोहार्ट पे हम बैठे थे 98 के ऊपर, ₹107 के ऊपर हम निकले, 9% का प्रॉफिट। अब यहाँ पे होल्डिंग डेज भी आ रहा है, हमने इस पोर्टफोलियो को सॉरी इस स्टॉक को हमने 81 डेज़ होल्ड किया, इसको हमने 40 दिन होल्ड किया, इसको हमने 60 दिन होल्ड किया, इसको हमने 25 डेज़ होल्ड किया, ठीक है? यहाँ पे हमने 21 डेज़ होल्ड किया, पेल को हमने 9 दिन होल्ड किया, 7% का प्रॉफिट था, सॉरी टॉम सीएल है। पेल को हमने 28 दिन होल्ड किया, 9% के प्रॉफिट पे। एक हमने अच्छा ये वाली हमारी ट्रेड एक ही दिन में हो गई थी, तो 7% का गेन हमने किया, ठीक है? गैलेक्सो में से हम जो है वो ब्रेक इवन पे निकल गए थे, ठीक है? वो हमने कैश को यूटिलाइज़ करना था कहीं और। सिस्टम पे हमने जो है वो 6 दिन बैठे थे, 161.50 पर बैठे थे, 171 पर निकल गए थे, 5.88% का लेके। तो जो हमारी जो कम्युनिटी में जो लास्ट क्वार्टर के जो परफॉर्मेंस रही है, अगर आपने सेम वाइस वर्सा मैं अगर यहाँ पे बताऊँ, अब मैं आता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर। अच्छा मेरा व्हाट्सएप का चैनल भी जो है वो व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, तो उसे आप चाहें तो क्लिक करके जॉइन कर सकते हैं। तो यही चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं कि देयर आर सम आवर प्रीमियम ट्रेड्स फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर, 25 दिसंबर से लेके 25 अक्टूबर से लेके अक्टूबर 25 से लेके दिसंबर तक के। तो इस पे जो है वो ऑलमोस्ट हमारे जो सिलेक्टिव स्टॉक्स रहे हैं, उस पे हमने 80% तक का गेन गेन किया। अंडर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट अगर आप 10% की एलोकेशन जो है वो आप अपने पोर्टफोलियो पे रखते हैं, तो आपको ऑलमोस्ट 3 महीने में 8% की ग्रोथ नज़र आती, जो कि मंथली प्रॉफिट बनता है 2.6% का।
अब जबकि मार्केट को अगर हम देखें ड्यूरिंग द सेम पीरियड द बेंचमार्क इंडेक्स परफॉर्मेंस वाज अक्टूबर में आपकी 2.33 डिक्लाइन थी, 3.25% के करीब नवंबर में पॉजिटिव थी और 4.25% के करीब आपकी मार्केट दिसंबर में पॉजिटिव है। जब आप एवरेज पर मंथ इंडेक्स देखेंगे ना तो वो 5.22 निकल कर आ रहा है। जब आप इसको 3 महीने से डिवाइड करेंगे तो 1.74% पर मंथ एवरेज आ रही है, जबकि हम जो है वो 2.6 परसेंटेज के प्रॉफिट पे अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो मेन चीज़ यही होती है कि जब आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ और ट्रेडिंग मेंटेलिटी के साथ, ट्रेडिंग फ्रेमवर्क के साथ चीज़ों को समझ के परसेंटेज में जब आप प्रॉफिट्स को यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, तो आप जो है वो उस पे अपनी पोज़ीशंस और अपनी पोर्टफ़ोलियो को बहुत जल्दी ग्रोथ कर लेते हैं, ठीक है? तो कोशिश करें कि प्रॉपर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। ये फ़ाइल अगर चाहिए आपको रीड करने के लिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है, ठीक है? मैं आपको फ़ाइल ये व्हाट्सएप भी कर दूँगा। फ़र्दर ये है कि अगर आप कोई भी सर्विस में इंटरेस्टेड हो, चाहे वो अकाउंट मैनेजमेंट हो, चाहे वो ट्रेडिंग सिग्नल्स हो, चाहे वो कंसल्टेंसी सर्विस हो, चाहे वो हमारा जो कोर्स लॉन्च होने वाला है, ठीक है? उसमें आप इंटरेस्टेड हो तो आप जो है वो डेफ़िनेटली हमें व्हाट्सएप करके जो डिटेल्स है वो आप ले सकते हैं। अपने भाई को दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।